जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। और इस चैप्टर में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स कराने वाले हैं, और आगे हम आपको जो भी अच्छे तरह से समझाएंगे या आगे जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक खरीदा है तो आपके लिए बेस्ट बात है। अगर आपने नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप क्या कीजिए, जितना भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट करते हुए चले, नोट्स बनाते हुए चले। इससे क्या होगा, आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्लस में आप जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप इसे अच्छे से अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जरूर कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा जब आपके पास बुक नहीं है तो। ठीक है, और आज का क्लास जो है वो पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हम आपको अच्छे तरह से समझा दिए थे और आगे आपको समझाएंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह, टेस्ट वगैरह, लिंक वगैरह जो है टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा, या तो उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, या पीडीएफ, जो कि 5% पीडीएफ हम फ्री में दे सकते हैं, तो आपको गूगल पे जाना है। कहाँ जाना है? गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार है। देखिए, टेस्ट जो है ना वो सभी बच्चों के लिए फ्री है, पेड ग्रुप वाले के लिए, और जो यूट्यूब पे देखते हैं उसके लिए भी टेस्ट सभी के लिए फ्री है। लेकिन पीडीएफ भी हम आपको कितना परसेंट फ्री दे सकते हैं? 5% दे सकते हैं। 95% के लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी आपको 200 रुपया फीस है। और यही फीस आगे जाके ज्यादा हो सकता है, तो उससे पहले अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा का सारा नोट्स आपको पेड ग्रुप में अच्छे तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। और ये पार्ट 1 में हम आपको अच्छे तरह से समझा दिए हुए हैं, तो जाके पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए एशिया महादेश में कितना जनसंख्या के बारे में बताए हुए हैं, तो ये एशिया महादेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ये जनसंख्या घनत्व के बारे में बताइए। ये जो सूत्र है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ये सूत्र सभी हम आपको अच्छे से बताए हुए हैं। देख रहे हैं कितना अच्छे से बारीकी से आपको समझाए हुए हैं। तो पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, ये सबसे पहले याद रखिएगा। ठीक है, और आज का यहाँ से आपका क्या होगा, पार्ट 2 स्टार्ट होगा। पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, और अपने दोस्तों में एक बार जम के शेयर कर देना है। क्या करना है, अपने दोस्तों में जम के शेयर कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इसे आपको लाइक कर दीजिएगा तो मुझे और अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें क्लास को। एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि सर हाँ स्टार्ट कीजिए। ये कौन सा क्लास है? पार्ट 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या करा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर जो होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सामाजिक मतलब कि जहां पर समाज वगैरह हो गई वो, और सांस्कृतिक मतलब कि नहीं होता है जिसका संस्कार इस प्रकार का है, वहां का कल्चर इस प्रकार का है, तो ये कह सकते हैं। तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा नदी है, तो इसके आसपास में क्या है, जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा। सघन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये तो गंगा नदी है ना, गंगा नदी, तो इसके आसपास में क्या होगा, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा होता है धार्मिक क्षेत्रों के जगह में। ठीक है, जैसे बाबा धाम जान सकते हैं, झारखंड में है, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा वहां पर आबादी है, एक तरह से जहाँ जो मंदिर है उसके कारण। ठीक है, जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति रखने वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व विरल हो जाता है। विरल मतलब कम हो जाता है, जहां पर अशांति रहती है, राजनीति का बार बार कुछ न कुछ होता रहता है, तो वहां पर क्या होती है, जनसंख्या कम रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो जरूर एक बार कमेंट करते हुए चलिएगा, ये हम आपसे उम्मीद रखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए वीबीआई है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करें कि जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि जो जनसंख्या में कुछ ना कुछ वृद्धि आता है, तो इसका क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए,
जनसंख्या की यह वृद्धि धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है। क्या होती है? जनसंख्या जो होती है वो क्या होती है? हमेशा धीरे धीरे बढ़ती भी है और घटती भी है और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। देखिए एक तरह से अगर कहा जाए तो ये क्या है? स्टॉक मार्केट है। क्या है? स्टॉक मार्केट। आप जानते होंगे कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। क्या होता है? कभी कभी बढ़ता ही रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा घट जाता है स्टॉक मार्केट में। ये आप खेल जानते होंगे, जब अभी नहीं जानते होंगे बट आगे जाके आपको पता चलेगा क्या होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जनसंख्या का दो कारण हो सकता है, एक पॉजिटिव भी एक निगेटिव भी। मतलब पॉजिटिव मतलब बढ़ता है, निगेटिव मतलब घटता है। विश्व में जनसंख्या वृद्धि अस्थायी स्थित नहीं है। मतलब कि ये एक तरह से प्रतीत नहीं होता कि हाँ ये वृद्धि ही होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, विश्व में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि मृत्यु दर से अधिक जन्म दर होता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एक घर में एक माता एक पिता है, ठीक है, और इससे क्या होगा? ये दो संतान, चार संतान, कोई कोई तो छह छह संतान को देके जन्म देता है। तो मानिए मरेगा तो कितना मरेगा? दो को मरेगा, और जन्म कितना को दे दिया? छह को दे दिया, मतलब तीन गुना। तो इसमें क्या हो रहा है? जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर क्या है? कम है। तो ये आगे देखिए बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए आपके पापा है, ठीक है, और आपके पापा जो है ना कई भाई है? चार भाई है। और आपके दादा थे दादी थे, तो दो आदमी वो है। तो दादा दादी मर गए तो दो आदमी मरे। कितने आदमी मरे? दो मरे। लेकिन कितने आदमी के छोड़ के चले गए? चार आदमी के छोड़ गए। और आपके पापा या कोई भी हो वो कितना जन्म देंगे वो अलग बात डिपेंड करता है। तो यही जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है। ठीक है, जैसे वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ 102.70 करोड़ थी। ये प्रश्न आपके लिए VBI होगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि 2001 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 102.70 करोड़ थे। कितनी थी? 102.70 करोड़ थी। जबकि 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121.2 करोड़ थी। वर्ष 2001 से 2011 तक भारत में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई। मतलब कि 15% की ज्यादा वृद्धि हुई। अब आपको बताना है कि ये जो 2023 चल रहा है, तो भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, जो कि आपको पता होगा कि चीन को भी क्या किया है? पीछे छोड़ दिया है भारत। और कितना जन्म दर है, जनसंख्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या करें कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब देखिए ये आपको हम कुछ और अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए ये जगह है ना, ये जगह है, यहाँ पर आदमी रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर रह रहा है, तो एक आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा, या यहाँ से यहाँ जाएगा, या यहाँ से यहाँ आएगा, या यहाँ से कहीं से भी कहीं जाए, तो ये क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो यही कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के तीन कारक है। क्या है? तीन कारक है। सबसे पहले है जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास भी है। तो देखिए एक बात यहाँ पर ये रखिएगा कि मान लीजिए ये जगह है, तो यहाँ से गया तो ये तो प्रवास में आ जाएगा, यहाँ से भी यहाँ गया तो प्रवास में आ गया, यहाँ से भी यहाँ गया तो प्रवास में आ गया। और ये जगह है यहीं पर मर गया, यहीं पर जन्म लिया, तो ये मृत्यु दर में और जन्म दर में आएगा। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जन्म दर। क्या कह रहा है? जन्म दर। तो जन्म दर का संबंध महिला अथवा महिलाओं द्वारा सजीव जन्म बच्चों की संख्या से होता है। सजीव मतलब जानते हैं ना कि जो जीवित है, एक तरह से यहाँ पर जीवित लिख देते हैं। ठीक है, जो जीवित जन्मे बच्चों की संख्या से होता है। प्रजननता उस दर का मापन है जिसके द्वारा कोई जनसंख्या जन्मे द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है, उसे जन्म दर कहते हैं। इसका सूत्र इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए जो जन्म दर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या, मान लीजिए एक वर्ष में जो है ना 1000 बच्चा की जन्म हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 1000 बच्चा का जन्म हुआ। और यहाँ पर कुल जनसंख्या कितना था? मान लीजिए उसमें जनसंख्या जो होगा 13 लाख होगा, या जो भी हो 13 लाख लिख लीजिए। या और उससे क्या करना है? 10 से 1000 से 100 से गुना कर देना है, तब उसके बाद वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इतना कितना जन्म हुआ ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, सूत्र को याद कर लीजिए। या सूत्र को याद कर लीजिए कि एक वर्ष में जन्मे बच्चों की संख्या गुने 100 बट्टे कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या कितना होगा? तो ये डिपेंड करता है कि पूरा देखना होगा कितना जनसंख्या है। ठीक है, मृत्यु दर भी उसी प्रकार है।
मृत्यु दर में क्या करें कि विश्व में जो भी जीवधारी जन्म लेता है, बिल्कुल जीवधारी मतलब कि जिसका जीव है, जिसके पास जीव है, उसकी मृत्यु होना सत्य है। और ये बिल्कुल 100% सही बोला गया है कि दुनिया में जो भी कोई आया है तो उसकी क्या है, मृत्यु 100% सत्य है। विश्व में जो भी जीवधारी सजीव जन्म लेते हैं, परंतु जनसांख्यिकीय दृष्टि से मृत्यु जनसंख्या के आकार में होने वाली कमी को इंगित करती है। इसका सूत्र इस प्रकार है। और ये क्या करती है, जनसांख्यिकीय जो होती है, जनसंख्या वृद्धि जो होती है, उसमें क्या करती है, कमी लाती है। ये क्या, मृत्यु दर। तो इसके बारे में समझिए, मृत्यु दर का सूत्र क्या होता है। मृत्यु दर का सूत्र होता है एक वर्ष में कुल मृतकों की संख्या गुने 1000, 100 क्या है, 1000, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। और इसमें कितनी जनसंख्या अनुमानित लगाया कि हाँ यहाँ पर इतनी जनसंख्या हो सकती है, तो ये ले सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर में आ सकते हैं, ये पहले ही बता देते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर का आ सकता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से कारक है, इसकी विवेचना करें तो आपको 5 नंबर का पूछेगा अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा तो। और अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब चलिए प्रवास के बारे में समझते हैं अच्छा से। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रवास किसे कहते हैं। तो प्रवास का अर्थ यह है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, उसे हम प्रवास कहते हैं। जैसे गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से ग्राम तथा नगर से नगर की ओर हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, बिहार से हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली जाते हैं। दिल्ली गया तो क्या हो रहा है, ये प्रवास हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह। और एक होता है आपका आवास, ये भी याद रखिएगा, और एक होता है प्रवास। प्रवास में क्या होता है, आपका एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन इसमें होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है परिवास में। और आवास में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, और प्रवास में आपका चेंजेस, और आवास में कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए क्या करें कि जन्म दर व मृत्यु दर के अलावा प्रवास जनसंख्या का तीसरा परिवर्तन कारक है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत ही जबरदस्त है, जरूर इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए बच्चे, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें टेस्ट देना है, तो कैसे टेस्ट दे सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे चलेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी, जो आपका यूट्यूब चैनल है वही आप सर्च कीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार यूट्यूब चैनल का नाम है, और वो आपको सर्च करना है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे दिखेगा तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन टेस्ट दिखा रहा है, उस ऑनलाइन टेस्ट पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री का टेस्ट देना है तो हिस्ट्री के दे सकते हैं। बातचीत जैसे बिहार बोर्ड का हो गया। ज्योग्राफी चैप्टर 1 का अगर आपको टेस्ट देना है, जैसे मुझे अभी देना है चैप्टर 1 का टेस्ट, तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाला जो बटन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जो भी अच्छा लगेगा इसमें ऑप्शन, मतलब 1 नंबर दिया है, इसमें से राइट आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो हमें बोझा, मतलब पूरा उम्मीद है। उसका क्लिक के देखिए कितना बच्चा दे दिया है, अभी तक 191 बच्चा ने क्या किया है, टेस्ट दे दिए हैं। तो आप भी जाके जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि प्रवास के प्रतिकर्ष तथा अपकर्ष कारक क्या है। ये भी प्रश्न आपके लिए VBI है, क्या है, सब्जेक्टिव में ये प्रश्न आपके लिए VBI है। तो सबसे पहले क्या है, प्रतिकर्ष कारक, उसके बाद अपकर्ष कारक के बारे में बात करेंगे। तो किसी व्यक्ति को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करता है, उसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। अब हम आपको थोड़ा सा इसमें 100% क्लियर कर देंगे डाउट को। जैसे क्या करा है कि प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर बिहार हो गया। ठीक है, कौन सा है, बिहार आपका घर हो गया। और दिल्ली आपका जो है मजबूरी है, क्या है, दिल्ली आपका मजबूरी है। तो ये दिल्ली किस लिए गया है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, क्योंकि बिहार में इतना सुविधा नहीं है, इसीलिए हम क्या करें, दिल्ली जा रहे कमाने के लिए। बिहार में मान लीजिए आपको रहन सहन अच्छा नहीं है, रहन सहन की जो स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, बिहार को छोड़कर आप दूसरे जगह चल जाइएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं है। प्रतिकूल जलवायु, यहाँ का जो मौसम वगैरह है वो कभी कभी चेंज होता रहता है।
प्राकृतिक आपदाएं, कभी कभी भूकंप आ गया, कभी कभी बारिश आ गया बिहार में, बीमारियां है बिहार में, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, मतलब कि यहाँ का जो स्थिति है, पढ़े लिखे व्यक्ति इतना नहीं है, इसके कारण क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे। या दिल्ली के लोग बिहार में क्यों आएंगे, क्योंकि बिहार अच्छा होगा, यहाँ का रहन सहन अच्छा होगा, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा होगा। तो कुछ ना कुछ कारण से छोड़ता है और कोई पकड़ता है, ठीक है। तो ये आपका प्रतिकर्ष कारक में आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आकर्षक कारक। आकर्षक कारक में क्या होता है, किसी व्यक्ति को उद्गम स्थान की तुलना में गंतव्य स्थान पर बसने के लिए अधिक आकर्षित करते हैं। जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व अस्तित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। इसमें क्या होता है, ये कोई व्यक्ति है, उसे कहा जाएगा कि आगे यहाँ से छोड़ दीजिए और यहाँ पर आके बस जाइए, जहाँ पर आपको रहन सहन की अच्छी दशाएं मिलेगी, मतलब वहां पर आपको सब चीज अवेलेबल हो जाएगा, काम का बेहतर अवसर मिलेगा कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा जॉब मिल रहा है, ये मिल रहा है। जीवन का व संपत्ति की सुरक्षा, मतलब कि जो भी आपका सामान वगैरह है, और अपने आप को सुरक्षित यहाँ पर फील कर सकते हैं। तो ये आपका अपकर्ष कारक, सॉरी, यहाँ पर अपकर्ष होना चाहिए ना, अपकर्ष कारक में हो गया, और ये आपका प्रतिकर्ष कारक में हो गया। तो इस तरह से आप दोनों के दोनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी आपका सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। आगे देखिए क्या करें कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसके प्रवृत्तियां के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करें कि पृथ्वी पर 600 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है। क्या है, 600 करोड़ से भी क्या है, जनसंख्या अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में कितने शताब्दी लग गए। आरंभिक काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। कृषि का उदय लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व हुआ। उस समय 80 लाख जनसंख्या थे। 1750 के दशक, 16वीं सदी से 17वीं सदी में व्यापार का उदय हुआ और उस समय 55 करोड़ जनसंख्या थी। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं, यहाँ पर कितना बोला है, 600 करोड़। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा जनसंख्या हो गया। कितना, पूरा पृथ्वी, मतलब कि पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका एशिया महाद्वीप हो गया, ये मतलब कि जो भी अब अमेरिका वगैरह हो गया, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें समझना क्या है, देखिए क्या करा है कि जैसे ये पहले जो था आदिवासी जो था, उस समय क्या था, आदिवासी जो थे ये सब, ये आदिवासी जो थे इसके पास क्या था, जनसंख्या इसकी बहुत ही कम थी। इसकी जनसंख्या कितनी, बहुत ही कम थी। और इसके बाद क्या हुआ, इसके धीरे 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 कृषि की खोज हुई, उसके बाद आग की खोज हुई, धीरे धीरे और व्यापार वगैरह करना स्टार्ट किए। इससे क्या हुआ, जनसंख्या में धीरे धीरे और तेजी से वृद्धि होने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं जब कृषि के जब विस्तार हुआ तो 50 लाख था। जब यूरोपीय खोज मतलब उपनिवेशवाद का हुआ तब 50 करोड़ पर चला गया। जब औद्योगिक मतलब कि जो कारखाना वगैरह हो गया, परिवहन वगैरह हो गया, गाड़ी वगैरह होगा, ये कंप्यूटर वम्प्यूटर के माध्यम में जाने से 400 करोड़ तक चला गया। 700 करोड़ में वैश्वीकरण, जो कि कंप्यूटर लैब सब ये सब होता है, वो सब आता है, तो 700 करोड़, उससे भी ज्यादा जनसंख्या हो सकता है, ठीक है। ये ईसा मसीह के पूर्व से पहले का है, और ये अभी जो चल रहा है, अभी का जनरेशन है वो है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि। अब देखिए विश्व जनसंख्या जो है पहले 50 था और वो 100 हो जाएगा, तो उसका कोई रीजन तो जरूर होगा ना, तो इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए। कितने, मतलब कह रहा है कि मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़, मतलब कि प्रारंभिक काल में 1 करोड़, 1 करोड़ होने में क्या लग गए, 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए 1 करोड़ होने में। लेकिन 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। आप सोचिए अब कितना जबरदस्त बात बोला गया है कि 1 करोड़ जनसंख्या होने में 10 लाख वर्ष लगे। कितने, 10 लाख वर्ष। और 5 से 6 अरब, अब देखिए करोड़ों से ज्यादा अरब है, तो उसमें होने में मात्र 12 वर्ष लगे। कितना आश्चर्य की बात है। सोच सकते हैं जो वृद्धि ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, जो वृद्धि सिर्फ ऐसे ऐसे होने लगा, मतलब कि तेजी से वृद्धि होने लगा, राइट। इस तरह से यही कह सकते हैं ना। चलिए समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है तो बोल दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या दोगुना करने में अधिक समय ले रही है, ठीक है। ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप क्या है। स्थानिक प्रतिरूप क्या है, देखिए
तो विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विश्व के विभिन्न भागों में क्या है, जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या कम है। क्या है, विकासशील देशों में कम है, ये याद रखिएगा, जरूरी है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब कि जो प्रभाव पड़ता है या कुछ हो सकता है, इसके बारे में आपको समझना है कि विश्व में जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार की समस्या है। बिल्कुल समस्या ही है क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ना ज्यादा भी हानिकारक है, क्योंकि इसमें जॉब नहीं होगा, बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज्यादा आ जाएगा, राइट। ये सब होने से क्या होगा, देश और ज्यादा बर्बाद होगा अगले से। कभी तीव्र गति से वृद्धि होती है तो कभी तीव्र गति से धीमी हो जाती है, यह जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल, तो कभी तीव्र गति से वृद्धि होती है और कभी कभी धीमी हो जाती है, फिर कभी तीव्र गति से वृद्धि हुई फिर धीमी हो जाती है। तो इस तरह से होता है जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है। आगे चलिए, ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के जो अथी है, नो एस्टीन है, जो कि चैप्टर 1 में ही हम आपको बता दिए हुए हैं। देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के लिए किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग किया जाता है या इसका प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, जनसंख्या परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, जनसंख्या परिवर्तन के लिए किया जाता है, ठीक है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसा समाज में ग्रामीण अशिक्षित खेतीहारी से उन्नति करके नगरीय की ओर उन्नति करती है। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। कह रहा है कि जिस तरह से हमारे दादा परदादा जो थे, मतलब कि पुराने जो कर सकते हैं, बाबा हो गए और उसके भी मतलब उससे भी ज्यादा, तो वो जो थे किस थे, अशिक्षित थे, ग्रामीण थे, खेतीहारी में अपना जीवन जीते थे। फिर वो उन्नति करके कैसे नगरीय में, जैसे हम सब क्या आ गए नगरीय में, एक तरह से तरह तरह आ रहे हैं। देखिए, ग्रामीण खेतीहारी एवं अशिक्षित, ये क्या हुआ, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जन्म भी होता है और बहुत ज्यादा मृत्यु होता है, क्योंकि उसके पास डॉक्टर वगैरह की सुविधा कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा, मृत्यु दर भी होगा और जन्म दर भी होगा। लेकिन जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के कारण क्या हो गया, नगरीय औद्योगिकरण एवं साक्षर हो गया। मतलब कि जो खेती कार्य होता था वो औद्योगिक में बदल गया, नगरीय में बदल गया। जो ग्रामीण था वो नगरीय में, खेतीहारी जो था औद्योगिक में बदल गया। जो अशिक्षित है वो क्या हो गया, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा हो गया। और जो जन्म दर ज्यादा था, उच्च जन्म दर था और उच्च मृत्यु दर था, वो निम्न में जो जन्म दर हो गया और निम्न मृत्यु दर हो गया। जैसे अभी नहीं कहते कि हम दो हमारे दो, या और ये चल रहा है ना, बट ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये फिर से हम आपको समझाते हैं, राइट, नहीं समझ में आया होगा, हम फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, पहले क्या था, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या था, ग्रामीण था तो वो नगरीय में चला गया, किसके द्वारा, जनसांख्यिकीय के संक्रमण के द्वारा। पहले खेती कृषि वगैरह करते, खेती उती से करते थे। लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर वगैरह सब आ गया है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है। और शिक्षित थे पहले, लेकिन अब क्या है, साक्षर पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पहले उच्च जन्म दर था, मतलब कि जन्म भी बहुत ज्यादा होता था और मृत्यु भी ज्यादा। लेकिन अभी कैसा है, जन्म भी कम है और मृत्यु भी कम है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यही सेम टू सेम यही है। आगे चलिए, आगे देखते हैं यहाँ पर क्या करा है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके बारे में समझिए। जनसंख्या परिवर्तन का कारण यह है कि अपने परिवार में जनसंख्या की होने से रोकना चाहिए। देखिए, अब जनसंख्या पर कंट्रोल तभी पा सकते, जैसे ये जनसंख्या, ठीक है, ये आपका फैमिली मेंबर है। अरे यार, 4-5 मान लो, आपके 4-5 मेंबर है, ये आपके मम्मी पापा हो गया, ये आपके 2 भाई है, उसकी बीवी आई, उसकी बीवी आई, तो 2 हो गया। तब उसको समझाना होगा कि कम से कम 2, कितने, 2, वो भी 2। ये ऐसा नहीं कि जितना मन हो रहा है इतना नहीं, 4-5 ऐसा नहीं, 2 ही होना चाहिए या 1 होना चाहिए, इतना पर लिमिट रखना चाहिए। तो ये क्या हो सकती है, जनसंख्या में रुकावट आ सकती है। क्या हो सकती है, रुकावट आ सकती है। तथा महिलाओं को स्वस्थ जीवन जीना चाहिए, और जितना कम जो होता है ना, ये जो जन्म देती है, उतना ही महिलाओं के लिए भी ठीक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए ठीक रहता है, महिलाओं के लिए भी ठीक होता है, उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छा रहता है। थॉमस माल्थम्स ने अपने सिद्धांत में यह कहा है कि आने वाले समय में व्यक्ति बीमारी, अकाल तथा युद्ध द्वारा अचानक गिरावट होगी। मतलब आने वाले समय में इसके द्वारा बोला गया है कि व्यक्ति बीमारी से, अकाल से नहीं होता कि रोगी उदी पड़ गया तो भूखमरी की स्थिति आ गया,
और युद्ध द्वारा अचानक गिरावट होगी, जो कि धीरे बहुत ग्रो कर रहा है ना, सीधे अचानक मतलब कि गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दिया है। देखिए, इतना तो हम आपको जरूर बोलेंगे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन वही बात रही कि आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, सब्जेक्टिव पढ़ना है ना, तो आपको चैप्टर 2 का कल या परसों में हम आपको सब्जेक्टिव चैप्टर 2 का भी आन देंगे। हाँ, वहीं पर अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज नोट्स ले ले, सब्जेक्टिव ले ले, ऑब्जेक्टिव ले ले, 300 से 500 MBBI ये ले ले, जो बच्चा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है ना, वो इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र अभी आपको 200 रुपये फीस लगेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल करके इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। किस पे? इस पे, जहां पर आपको A to Z PDF मिलेगा। ठीक है, और टेस्ट देने का ही बता ही दिए है। टेस्ट देने के लिए गूगल पे आइएगा, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। अगर आपको चैप्टर 1 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है सिर्फ PDF, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी पे क्लिक करना है। ज्योग्राफी पे अगर मान लीजिए चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो चैप्टर 1 में ऑब्जेक्टिव क्लिक कीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम आपको फ्री में दे दिए हैं। जैसे चैप्टर 2 भी पढ़ना है, तो चैप्टर 2 पे भी क्लिक कीजिए, आप वहां का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव फ्री दे दिए है, बाकी जो सब्जेक्टिव नोट्स वगैरह जो है ये पेड ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए।